हेलो दोस्तों, विनी स्टोरी हाउस के रहस्यमय कहानी की दुनिया में आप सबों का फिर एक बार स्वागत है। आज मैं वो कौन थी कहानी श्रृंखला की तीसरा भाग लेकर आई हूँ जो आपको काफ़ी पसंद आएगी। पूजा मेरी बचपन की सहेली और अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। वह बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी तेज थी, जिस कारण सबकी चहेती थी। मेरी शादी में लगभग 1 महीने तक वह मेरे साथ ही रही। मैंने अपनी विदाई पर पहली बार उसकी आंखों में आंसू देखे। वह मुझसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी थी। बस वो हमारी आखिरी मुलाकात थी। पूजा का बार बार मेरे सपने में आना और अपने साथ मेरी बेटी दिव्या को ले जाना, इस सब के बीच कुछ न कुछ जरूर गहरा संबंध था, जिसका जवाब मुझे पूजा के घर जाकर ही मिल सकता था। इसलिए मैंने अपनी बेटी दिव्या को तैयार किया और पूजा के घर की ओर निकल पड़ी। मेरे घर से कुछ ही दूरी पर उसका घर था, इसलिए हम लोग पैदल ही निकल गए। कुछ ही पल में मैं और मेरी बेटी दिव्या उसके घर के गेट के पर खड़े थे। मैंने घर का मेन गेट खटखटाया। दिव्या घर को देखते ही चौंकते हुए बोली, मम्मा, ये तो वही घर है जहाँ रात वाली आंटी मुझे लेकर आती है। मैं यहाँ पहले भी कई बार आ चुकी हूँ। मैंने उसे डांटते हुए कहा, बस करो, अब मजाक बिल्कुल नहीं। तभी दरवाजा खुला और अंकल बाहर आ गए। वह मुझे देखते ही पहचान गए थे। मेरी बेटी, तुम कब आई? आ जाओ, अंदर आ जाओ। मैंने उनके पैर छूते हुए बोली, जी अंकल, कल ही आई हूँ। उन्होंने दिव्या को अपनी गोद में उठा लिया और आंटी को आवाज दी, अजी सुनती हो? देखो तो कौन आया है। आंटी ने किचन से ही आवाज दी, रुको जी, आती हूँ। बाहर आई तो मुझे देखकर काफी खुश हुई। उन्होंने मुझे कसकर गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू छलक आए। दिव्या आंटी को पांव छूकर प्रणाम किया। आंटी ने झट से उसे अपनी गोद में उठा लिया। जीती रहो मेरी लाडली, जीती रहो। आप लोग बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर आंटी दिव्या को गोद में लिए वापस किचन में चली गई। हम लोग वहीं हॉल में बैठकर गए और अंकल से बातचीत करने लगे। मैंने उनसे पूजा के बारे में पूछा। ऐसा लगा जैसे मैंने उनके दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। वे कुछ देर खामोश रहे, फिर बोलना शुरू किए। सब बदल गया बेटा। वह मेरे साथ इस घर की हंसी खुशी सब लेते चली गई। पर क्या हुआ था अंकल, आप मुझे बताइए। क्या बताऊं बेटी, तेरी शादी के बाद वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। इसीलिए उसने जानबूझकर अमेरिका वाली नौकरी चुनी। वहां जाने के बाद कभी कभार फोन कर लिया करती थी। वहीं उसने एक NRI लड़के के साथ शादी भी कर ली थी। जब भी फोन करती तेरे बारे में जरूर पूछती। तभी आंटी चाय लेकर दिव्या के साथ किचन से बाहर आ गई। हम लोगों ने साथ चाय पी। फिर अंकल दिव्या को लेकर पास की दुकान पर चॉकलेट खरीदने चले गए। मैंने आंटी से पूछा कि पूजा से उनकी अंतिम बार बात कब हुई थी। उन्होंने कहा कि एक दिन अचानक पूजा ने फोन किया। वो काफी चौंकते हुए बोली, माँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, आप नानी बनने वाली हैं। उस दिन वह काफी खुश थी। बस वह हमारी आखिरी बातें थी। इतना कहकर आंटी चुप हो गई, जैसे किसी शून्य में खो गई हो। तभी अंकल और दिव्या दुकान से वापस चॉकलेट लेकर आ गए। आंटी दिव्या को अपने गोद में बिठाकर चॉकलेट खिलाने लगी और अंकल बगीचे की तरफ घूमने निकल पड़े। मैंने अंकल से पूछा, क्या आप लोग कभी अमेरिका उससे मिलने नहीं गए? अंकल लंबी सांसें खींचते हुए बोले, हाँ बेटा, गया तो था। उस मनुष्य दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। उस दिन अमेरिका के एक थाने ने फोन आया, पूछा क्या पूजा को जानते हैं? मैंने कहा जी। बोलिए, वो मेरी बेटी है। वैसे क्या बात है? उन्होंने जो कहा वह सुनकर मेरे पैर तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। आप जल्द से जल्द अमेरिका चले आइए। मैंने किसी तरह खुद और तेरी आंटी को संभाला। हम लोग उसी दिन फ्लाइट से अमेरिका निकल गए। अमेरिका जाकर मुझे सारी सच्चाई का पता लगा, पर हम लोग कुछ कर नहीं पाए। इसलिए चुपचाप अपनी बेटी की अस्थि और उसके कुछ। मैंने कहा, नहीं अंकल, पूजा इतनी कमजोर नहीं थी कि वो सुसाइड कर ले। जरूर उसका मर्डर हुआ है। तुमने सही कहा बेटी, पर हम कर भी क्या सकते हैं? अमेरिका में वहीं का कानून चलता है। मैंने आगे पूछा, उसका पति कहाँ है? अंकल हंसने लगे और कहा, वह अमेरिका है बेटी, उसका देश नहीं।
बेटी, अपना देश नहीं, वहाँ रिश्ते नाते मायने नहीं रखते। पूजा ने जिस एनआरआई से शादी की थी वे दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, लेकिन वह धोखेबाज पहले से ही शादीशुदा था। वह शराबी और अय्याश किस्म का था और उसके और पता नहीं कितने लड़कियों से अफेयर थे। वह केवल पूजा का यूज कर रहा था। जब तक पूजा को सच्चाई पता चली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश की। उसने यह भी कहा कि उसके बच्चे की मां बनने वाली है, लेकिन तब भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः पूजा ने इन सब का विरोध करना शुरू कर दिया। आए दिन दोनों में लड़ाई झगड़े होने लगे और एक दिन तंग आकर उसने अपने 42वें माले के फ्लैट से कूद कर जान दे दी। इतना कहते कहते अंकल फपक कर रो पड़े। मैंने उन्हें दिलासा देते हो आप वापस बगीचे से घर ले आई। दिव्या तब तक सो चुकी थी। आंटी ने उसे पूजा के कमरे में सुला दिया था। दिव्या पूजा के बिस्तर पर एकदम गहरी नींद सोई हुई थी, जैसे वह उसका अपना कमरा हो। आंटी ने मुझे पूजा के कमरे में उसका सामान सब दिखाया, जिसे वे आखिरी निशानी के तौर पर अमेरिका से लाई थी। उसने पूजा की ऑफिस के कागजात, शादी की तस्वीरें, प्रेगनेंसी रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घड़ी, चश्मा आदि कई सामान थे। मैंने आंटी से पूछ कर उसमें से कुछ सामान अपने पास रख ली और शाम तक दिव्या को लेकर वापस अपने मम्मी के घर चली आई। उस सामान को मैंने अपने कमरे की अलमारी में रख लिया। रात को सभी लोगों ने खाना खाया और अपने कमरे में सोने चले गए। दिव्या आज भी अपनी नानी के पास ही सोई। आधी रात को लगा कोई मेरी अलमारी खोल रहा है। अचानक मेरी नींद खुल गई। देखा अलमारी के पास एक सफ़ेद साया खड़ी है। पहले तो मुझे काफ़ी डर लगा, लेकिन बाद में मैंने खुद को कंट्रोल किया और निडर होकर पूछा, कौन हो तुम? क्यों मुझे बार बार परेशान करती हो? कुछ देर तक तो वह साया ऐसे ही खड़ी रही, फिर अचानक से गायब हो गई। मैं ज़्यादा डर गई। मैंने किसी तरह हिम्मत करके अपने कमरे की लाइट जलाई। देखा अलमारी खुली थी। मैं झट से उठी और अलमारी में रखा हुआ सामान चेक किया, पर सभी सामान सुरक्षित थे। तो फिर वह साया अलमारी खोलकर क्या दिखना चाहती थी? मैंने पूजा का सभी सामान वापस बाहर निकाला। हो सकता है मेरे सभी सवालों का जवाब इसी में हो। इस सोचकर मैंने एक एक कर पूजा के सभी कागजात को गौर से देखने लगी। तभी मुझे कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर मैं पूरी तरह सन्न रह गई, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं भी पूजा की प्रेगनेंसी होने का जिक्र नहीं था, जबकि प्रेगनेंसी टेस्ट की कई रिपोर्ट यह चीख चीख के कह रही थी वह प्रेग्नेंट थी। तभी मेरी नज़र पूजा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के तारीख पर पड़ी, जो मुझे विचलित करने के लिए काफ़ी था, क्योंकि वह वही तारीख थी जिस दिन मैं आश्चर्यजनक तरीके से प्रेग्नेंट हुई थी। मुझे अब मेरे सभी सवालों का जवाब मिल गया था, क्योंकि वह साया कोई और नहीं, पूजा का आत्मा है। मैंने पूजा को आवाज़ दी, पूजा मैं जानती हूँ तुम यहीं पर हो। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि तुम मेरी सहेली हो। इसलिए एक बार मेरे सामने आ जाओ और अपनी सहेली को गले लगा लो प्लीज़। पूरे कमरे में सन्नाटा था, लेकिन थोड़ी ही देर में उसी अलमारी के पास हुआ अचानक से प्रकट हो गई, और लेकिन साया नहीं, पूरी पूजा के रूप में। उसे देखकर मेरी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। मैं उसे जोर से गले लगाना चाहती थी, पर प्रकृति ने ऐसा नियम ही कहाँ बनाया हुआ है। वह मेरे पास थी, लेकिन मैं उसे केवल हवा की तरह महसूस कर सकती थी। मैं उसे सारी सच्चाई जानना चाहती थी। उसकी आंखें नम थी। उसने अपने पर बीती सारी बातें एक एक कर बताती गई। उसने बताया कि वह आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसके पति ने उसे उसके फ्लैट के बालकनी से धक्का दे दिया था। पूजा की सारी बातें सुनकर मेरी रूह कांप गई। उसका पति सच इंसान नहीं, दरिंदा था, क्योंकि इस सब में उस बच्चे का क्या दोष था जो उसके गर्भ में पल रहा था। उसने आगे बताना शुरू किया कि उस रात वह तो मर गई थी, लेकिन उसकी आत्मा और उनके पेट में पल रहा बच्चा जिंदा था। वह उस रात की सारी घटना को विस्तार से जानने के लिए वह कौन थी, भाग 1 जरूर देखें, जो मेरे YouTube चैनल विनी स्टोरी हाउस पर उपलब्ध हैं। अब आगे, इसलिए उस रात वह सीधा मेरे पास आई थी। उसका मकसद केवल इस बच्चे को दुनिया में लाना था। उसने आगे जो कहा और भी भयानक था। उसने कहा कि उस दिन से आज तक मैं तुम्हारे साथ रही, पर तुम्हें महसूस नहीं होने दिया। बस अपनी बच्ची को अपनी नज़रों के सामने
बढ़ती देखती रही, पर आज मैं हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ, क्योंकि हमारी दुनिया का नियम है कि यदि कोई तुम्हें असली रूप में देख ले तो इस भूलोक से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए दिव्या, अब तुम्हारी जिम्मेवारी है। बस जाते जाते एक ही विनती करूँगी कि उसकी शादी अपने जैसे ही अच्छे घर में करना, ताकि वो हमेशा खुश और सुखी रहे। तभी ऊपर से तेज और चमकीला प्रकाश आया, जिसमें वह हमेशा के लिए गुम हो गई। मैं रुको पूजा पूजा चिल्लाती रह गई। समाप्त।